नमस्कार दोस्तों, आज अपने मौर्य वंश में अगला टॉपिक अपना राजनीतिक जीवन। अब तक अपने पढ़ चुके हैं मौर्य वंश को जानने के स्रोत, जिसमें अपने पढ़ चुके हैं मौर्य वंश जानने के स्रोत में अपन पढ़ चुके हैं साहित्यिक सामग्री और दूसरे अपन पढ़ चुके हैं अशोक के अभिलेख। ये दो अपने अभी पढ़ चुके हैं। साहित्यिक सामग्री में अपनों ने ये जाना था कि कौन कौन सी ऐसी साहित्यिक सामग्री है जिसमें मौर्य वंश के बारे में अपने को जानकारी मिलती है, जैसे अर्थशास्त्र, इंडिका, मुद्रा राक्षस, ठीक है। इस प्रकार की जो साहित्यिक सामग्री थी वो इसमें अपनों ने जान ली थी। इसके बाद अशोक के विलेख जाने थे कि बृहद शिलालेख कौन से हैं, लघु शिलालेख कौन से हैं, स्तंभ लेख कौन से हैं और प्रत्यक्ष शिलालेख कौन सा है। आज अपने पढ़ेंगे मौर्य वंश का राजनीतिक जीवन। मौर्य वंश के राजनीतिक जीवन में अपने मौर्य वंश के 3 प्रमुख शासकों के राजनीतिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। पहले नंबर पे अपना है चंद्रगुप्त मौर्य। जैसा कि आपको विदित है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसको शासक बनाने के पीछे जिस व्यक्ति का हाथ था वो था चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को एक शासक के रूप में बनाया, उसको शिक्षा दी और उसे अलग अलग प्रकार से प्रशिक्षित किया। उसको युद्ध कला में, राजनीति में और शासन में, सब में उसको उन्होंने प्रशिक्षित किया था। अब जो चाणक्य था उसने चंद्रगुप्त मौर्य को बाल्यकाल में देखा और बाल्यकाल में चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो एक खेल खेल रहा था, राज किल्लम खेल। इस खेल को देखकर चाणक्य बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपने मन में ये ठान ली कि इस लड़के को या इस बच्चे को मैं आगे चल के एक बहुत अच्छा सम्राट बनाऊंगा। और उन्होंने उसको प्रशिक्षित किया। प्रशिक्षित करने के बाद धीरे धीरे उस समय क्या है, जो मगध था उस पर नंद वंश का शासन था। मगध पे नंद वंश का शासन था। मगध पर नंद वंश का शासन था और इसका जो शासक था वो था घनानंद ने चाणक्य को अपने दरबार से निकाल दिया था। उसने चाणक्य ने क्या है कि घनानंद से अपना बदला लेने की ठान ली थी और चंद्रगुप्त मौर्य को उसने प्रशिक्षित करके एक अच्छा शासक बनाया था। तो धीरे धीरे इसको प्रशिक्षित करने के बाद में चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त ने घनानंद को पराजित किया था। पराजित करने के बाद जैसे ये पराजित किया तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। मौर्य वंश की स्थापना की और उसने 298 ईसा वर्ष पूर्व तक उसने शासन किया। अब इस शासन काल के दौरान उसने बहुत से कार्य किए थे, ठीक है। जब वो शासन कर रहा था तो 305 ईसा वर्ष पूर्व में सिकंदर जो था, सिकंदर का सेनापति
निकेटर। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त पर आक्रमण कर दिया, चंद्रगुप्त पर आक्रमण किया। 305 ईसा वर्ष पूर्व में सिकंदर का जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, उसने चंद्रगुप्त पर आक्रमण कर दिया और चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को पराजित कर दिया, सेल्यूकस को पराजित कर दिया था। पराजित होने के बाद में सेल्यूकस ने क्या किया, उसकी युद्ध कला, उसकी राजनीति और उसकी विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं को देखकर बहुत प्रभावित हुआ और सेल्यूकस ने अपनी जो पुत्री थी हेलेना, सेल्यूकस की जो पुत्री थी, सेल्यूकस की पुत्री हेलेना थी, उसका जो विवाह किया वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया था। विवाह चंद्रगुप्त के साथ कर दिया, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ विवाह किया तो ये विवाह भारतवर्ष का, ये जो विवाह था भारतवर्ष का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना गया। ये विवाह भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। जब सेल्यूकस ने सेल्यूकस से पराजित हुआ और उसका विवाह हेलेना से कर दिया गया, वो भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह हो गया था। अब जो सेल्यूकस पराजित हुआ उसका जो वर्णन है, यानी पराजय का जो वर्णन है, पराजय का वर्णन किसने किया है? एक इतिहासकार हैं एपियानस, इतिहासकार थे। इन्होंने ये वर्णन किया कि सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था 305 ईसा वर्ष पूर्व में। ठीक है, और जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य, उसको सेंड्रोकोटस कहा जाता था, सेंड्रोकोटस। ठीक है, इस सेंड्रोकोटस के रूप में जिसने पहचान की, सेंड्रोकोटस के रूप में जिसने पहचान की वो था विलियम जोन्स। पहचान करने वाला था, सर्वप्रथम जो जिसने पहचान की वो था विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने पहचान की, यानी चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा जाता था? सेंड्रोकोटस। जब सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किया तो उसने उपहार स्वरूप, सेल्यूकस ने उपहार स्वरूप कुछ प्रांत, यानी 4 प्रांत उसको उपहार दिए थे, जिसमें पहला था पेरोपिस निस्डाई, काबुल। वर्तमान समय में इसे क्या कहा जाता है? काबुल। 2 नंबर पे उसने जो दिया वो था अराकोशिया, अराकोशिया, इसे कंधार कहा जाता है, कंधार। 3 नंबर पे एरिया, इसे हेरात कहा जाता है, हेरात। 4 नंबर पे जो राज्य था वो था जेड्रोशिया। ये बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान। ये 4 प्रांत सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को उपहार स्वरूप प्रदान किए थे। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी उपहार दिए थे, 500 हाथी उपहार दिए थे। ठीक है, बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी इसको उपहार दिए थे। यहाँ हाथियों का बहुत ही बड़ा योगदान था, क्योंकि इस समय जो युद्ध होते थे उसमें हाथी बहुत ज्यादा उपयोगी थे। किया क्या जाता था कि जो हाथी थे उनको रात में शराब पिलाई दी जाती थी, और जब सुबह युद्ध के मैदान में युद्ध होता, सुबह जब युद्ध के मैदान में युद्ध होता, उस समय उन हाथियों को सेना के विपक्ष में छोड़ दिया जाता था, जिससे सामने वाली सेना संभल नहीं पाती और वो पराजित हो जाती थी।
इसके बाद जो है तो जो ये चंद्रगुप्त मौर्य था, ये एक धार्मिक व्यक्ति था। चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो एक धार्मिक व्यक्ति था, जो कि जैन धर्म का अनुयायी था। जैन धर्म का अनुयायी था। इसने जो जैन धर्म की शिक्षा प्राप्त की, जैन धर्म की जो शिक्षा है, जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु से प्राप्त की थी। भद्रबाहु से प्राप्त की थी। और 300 ईसा वर्ष पूर्व में, 300 ईसा पूर्व में एक प्रथम जैन संगीति हुई। जैन संगीति 305 ईसा 300 ईसा पूर्व में प्रथम जैन संगीति हुई थी। ये हुई थी पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे स्थूलभद्र। इसके बाद जो जैन धर्म था उसके 2 भाग हो गए थे। जैन धर्म के 2 भाग, जैन जो धर्म था वो 2 भागों में विभाजित हो गया। एक थे श्वेतांबर, एक थे दिगंबर। इसका जो अध्यक्ष था वो था स्थूलभद्र। और इसका जो था वो था भद्रबाहु। इसका कारण ये था अलग होने का कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, यानी इसके शासन काल में 12 वर्ष का अकाल पड़ा। ठीक है। और इस समय स्थूलभद्र दक्षिण भारत चले गए थे और पीछे थे भद्रबाहु। इन्होंने क्या किया, जैन धर्म के नियमों में परिवर्तन कर दिया। बाद में स्थूलभद्र के वापस आने पर स्थूलभद्र ने इन नियमों को नहीं माना। नहीं मानने के कारण जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर में। तो श्वेतांबर के थे स्थूलभद्र और दिगंबर के थे भद्रबाहु। ठीक है। इसके बाद में क्या है, जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसके शासन काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, सेल्यूकस का एक राजदूत आया था। सेल्यूकस का राजदूत भारत आया और वो राजदूत था मेगस्थनीज। और इन्होंने इंडिका पुस्तक की रचना की थी, इंडिका, जिसमें मौर्य वंश की बहुत सी अधिक जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है। और कुछ एक इतिहासकार हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत सी बातें कहते हैं। और जो चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम समय में श्रवण बेलगोला की गुफाओं में चला गया था। श्रवण बेलगोला की गुफाओं में चला गया। ये श्रवण बेलगोला जो है वो कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक में ये जो श्रवण बेलगोला की गुफाएं हैं वो कर्नाटक के अंदर हैं अपने। और यहाँ पर इसने क्या किया, सलेखना या संथारा विधि से मोक्ष की प्राप्ति की थी, यानी अपने प्राण त्याग दिए थे। जो सलेखना है या संथारा है, जो सलेखना या जो संथारा है, ये जैन धर्म की परंपरा है। जैन धर्म की परंपरा है। ठीक है। जैन धर्म की परंपरा है और इसके अंतर्गत क्या है, मोक्ष की प्राप्ति की जाती है। तो चूंकि अपना जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो जैन धर्म का अनुयायी था, इसलिए उसने सलेखना या संथारा विधि को अपनाया था और मोक्ष की प्राप्ति की थी। ठीक है। और अब दो ऐसे इतिहासकार हैं
जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ बातें कही हैं। पहला है जस्टिन। जस्टिन ने क्या कहा कि जो चंद्रगुप्त की सेनाएं हैं, चंद्रगुप्त की सेना डाकुओं का गिरोह थी, डाकुओं का गिरोह थी। ये ऐसा क्यों कहा गया है? देखो, कहा जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो सेल्यूकस निकेटर के जो राजा थे सेल्यूकस निकेटर के जो राजा थे सिकंदर के दरबार में गया था, और वहां पर सिकंदर ने चंद्रगुप्त मौर्य को कोई अहमियत नहीं दी, यानी उसका कोई मान नहीं किया। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य वहां से भाग निकला, यानी उसको मारने की कोशिश की गई, लेकिन वो वहां से भाग निकला। और रास्ते में उन्हें बहुत से डाकुओं का साथ मिला, और उस दौरान वो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, उन डाकुओं को अपनी सेना में सम्मिलित कर लिया था। इसलिए जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को क्या कहा है? डाकुओं का गिरोह। दूसरे थे प्लूटार्क ने ये कहा कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना के साथ 6 लाख की सेना के साथ पूरे भारत को रौंद डाला। इससे यह स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त के पास सैन्य शक्ति बहुत अधिक थी। तो प्लूटार्क ने कहा कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना के साथ पूरे भारत को रौंद डाला। ठीक है, तो ये 2 इतिहासकार हैं जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा है। नेक्स्ट जो अपने शासक है चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार। दूसरे हैं बिंदुसार। मैं आपको बता दूं कि बिंदुसार और बिंबिसार 2 अलग अलग राजा हैं। बिंबिसार ये हर्यक वंश के थे, और ये मौर्य वंश के हैं। ये किसके हैं? मौर्य वंश के। अब इसका भी उपनाम है, बिंदुसार के भी उपनाम है, वो है अमित्रोचेटस और अमित्र घात। इसका अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। ये कई बार पूछ लिया जाता है, किसी ने पूछ लिया जाता है कि अमित्रोचेटस और जो अमित्र घात है उसका अर्थ क्या है? शत्रुओं का नाश करने वाला। अब जो बिंदुसार था उसके काल में 2 राजदूत आए थे। कौन कौन से राजदूत आए थे? 2 राजदूत आए थे। नंबर 1 पे आया था डाइमेक्स। ये सीरिया का था, और इसका जो राजा था वो था एंटियोक्स। ठीक है, जो इसका राजा था वो था एंटियोक्स। अब बिंदुसार ने एंटियोक्स को कहा कि मुझे 3 चीजें चाहिए। पहली चीज चाहिए मुझे शराब, दूसरी चाहिए अंजीर, और जो तीसरी चीज चाहिए वो चाहिए मुझे दार्शनिक। ठीक है, तो बिंदुसार ने जो सीरिया का राजा एंटियोक्स था उससे ये मांग की कि मुझे शराब, अंजीर और दार्शनिक भेजे जाए। तो एंटियोक्स ने क्या किया? शराब भेज दी, अंजीर भेज दी, लेकिन ये नहीं भेजे, दार्शनिक नहीं भेजे। तो कई बार पूछा जाता है कि सीरिया के राजा एंटियोक्स ने बिंदुसार को किस चीज को भेजने से इनकार कर दिया था? वो थे दार्शनिक, क्योंकि ये उस समय ये जो रोम था, जहाँ का ये शासक था एंटियोक्स, सीरिया का जो शासक था एंटियोक्स, यहाँ पर ये नहीं था इनके कि किसी दार्शनिक को किसी अन्य के पास भेजा जाए। तो दूसरा जो अपना आया इसके अंदर, दूसरा जो राजदूत आया था, इसमें वो आया था डायोनिसियस। दूसरा था अपना
डायोनियस, ठीक है। ये जो आया ये था मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फिस सेकंड का राजदूत। डायोनिशियस जो आया वो था मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फिस सेकंड का राजदूत था। ये दो राजदूत आए थे, डायोमेक्स और डायोनिशियस, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों पूछे जाते हैं कौन से निम्न में से कौन सा राजदूत और कहाँ से आया, वो इसमें पूछा जाता है। या पूछ लिया जाएगा कि डायोनिशियस किस देश का राजदूत था या किस राजा के अंतर्गत आया, तो ये नाम अपने को ध्यान रखने हैं। तीसरे नंबर पे बात करते हैं अपने जो महत्वपूर्ण शासक हैं अशोक। मौर्य वंश का महत्वपूर्ण शासक है 3 नंबर पर अशोक, ठीक है। अब अशोक में क्या है, जो शासन काल है ना वो थोड़ा सा अपने को अटपटा सा है, इसके अंदर ध्यान रखना पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि बिंदुसार 200 जो बिंदुसार था इसका पिता बिंदुसार का जो शासन काल था वो था 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व, ठीक है। लेकिन अशोक ने क्या किया, जब 272 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हो गई तो अशोक ने अपना राज्यारोहण करवाया 272 ईसा पूर्व में, और जो राज्याभिषेक करवाया था वो 269 ईसा पूर्व में करवाया। तो जो अशोक का शासनकाल है वो 269 ईसा पूर्व से माना जाता है, ठीक है। कई किताबों में आपको 272 में मिलेगा, लेकिन ये नहीं है। मैं आगे आपको प्रूफ करूंगा कि 269 ईसा पूर्व है। अब मैंने आपको पहले बताया कि एक राजा था दारा प्रथम या डेरियस। अब इसने क्या किया था कि अपनी आज्ञाओं को, जो इसकी आज्ञाएं थी, आज्ञाओं को लिखित रूप प्रदान किया था, और इसी के प्रभाव से अशोक ने भी लिखित रूप प्रदान किया। अशोक ने भी लिखित रूप प्रदान किया। अब जो अशोक ने लिखित रूप प्रदान किया था वो 2 रूपों में किया था। एक तो थे शिलालेख, और दूसरे थे स्तंभलेख। इनके ऊपर अपनी आज्ञाएं उसने लिखवाई थी, ठीक है। इनके माध्यम से उसने किया था। अब जो इसके अभिलेख और शिलालेख थे इनकी खोज हुई, जो अशोक के अभिलेख और शिलालेख है उनकी खोज हुई। तो जो अभिलेखों की जो खोज की, अभिलेखों की खोज हुई थी 1750 में, 1750 ईस्वी में हुई थी। और ये किसने की थी? टिफेन केलर ने की थी। ये अपने को ध्यान रखना है। और जो अभिलेखों को जो पढ़ा गया, अभिलेखों को पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 में। और कौन सा लेख पढ़ा था? स्तंभ लेख था दिल्ली टोपरा। इस स्तंभ लेख को जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में प्रथम बार पढ़ा था, और पढ़ने में उसने सफलता हासिल की थी। अब जो अशोक था वो भी धर्मावलंबी भी था और बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ठीक है। 251 ईसा वर्ष पूर्व
एक बौद्ध संगति हुई थी, तृतीय बौद्ध संगति हुई थी, तृतीय बौद्ध संगति। ये हुई थी पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में हुई। और इसका जो अध्यक्ष था, अध्यक्ष जो था वो था मोखली पुत्र तिस। ये किताबों में मोगली पुत्र तिस से भी लिखा आता है, मोगली पुत्र तिस से भी लिखा आता है। ये था मोगली पुत्र तिस। अब बौद्ध धर्म का नेता इसने, अशोक ने क्या किया, कुछ व्यक्तियों को बौद्ध धर्म प्रचार के लिए दूसरे देशों में भेजा। अब वो कौन कौन से थे देखो, महेंद्र और संघमित्रा, संघमित्रा, ठीक है। इनको इसने भेजा था श्रीलंका, श्रीलंका। ये अशोक का पुत्र था, ये अशोक का पुत्र था और ये पुत्री थी, ठीक है। एक इसने भेजा था महारक्षित को, महारक्षित, महारक्षित को इसने भेजा था यवन, महारक्षित को भेजा था यवन। एक इसने भेजा था सोन व उत्तरा को, सोन व उत्तरा को। ये भेजा था इसने म्यांमार, जो पहले क्या कहलाता था, ब्रह्मा, जो पहले क्या कहलाता था, ब्रह्मा कहलाता था। अब जब इसने बौद्ध धर्म अपनाया तो बौद्ध धर्म अपनाने से पहले इसने एक युद्ध लड़ा था कलिंग के साथ। बौद्ध धर्म अपनाने से पहले कलिंग का युद्ध लड़ा था इसने लड़ा कलिंग का युद्ध। ये लड़ा था इसने 261 ईसा पूर्व। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, मैंने आपको बताया कि इसका जो राज्य रोहन है वो है 272 ईसा पूर्व, ठीक है, राज्य रोहन। और जो राज्याभिषेक है, राज्याभिषेक, ये था 269 ईसा पूर्व, 269 ईसा पूर्व। अब ये जब ये गया था, ये कलिंग युद्ध लड़ा था, ये इसने अपने शासन काल के आठवें वर्ष में गया, 8वें वर्ष में लड़ा था, 8वें वर्ष में इसने कलिंग युद्ध लड़ा था। अब देखिए, मान लेते हैं अपने 0 और ये इसका बिंदु हो गया और ये इधर चलते हैं, एक इधर चलते हैं। इस साइड से सारे जो वर्ष थे वो थे ईसा पूर्व, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ईसा का जन्म हुआ था। लेकिन अब अपने क्या मान रहे हैं, 0 से मान रहे हैं इसको। 0 से इधर ईसा वर्ष पूर्व थे और 0 से इधर ईस्वी थे, ईस्वी थी, ठीक है। अब देख, ईस्वी में माना जाता है इधर और इधर ईसा पूर्व में माना जाता है। तो राज्याभिषेक होता है 269 में, ठीक है। इसका राज्याभिषेक होता है यहाँ पर। लेकिन किताबों में जो ये भी मिलता है और ये भी मिलता है, लेकिन कलिंग का युद्ध प्रत्येक किताब में आपको 261 ईसा वर्ष पूर्व मिलेगा। और कौन से वर्ष में मिलेगा, 8वें वर्ष में मिलेगा। तो 8वें वर्ष में मिलेगा, तो इसमें से अगर हम 8 माइनस कर दें तो यहाँ पर 261 ईसा वर्ष हो जाता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो इसका राज्याभिषेक था वो था 269 ईसा वर्ष पूर्व। तो इसका जो शासनकाल माना जाता है 269 ईसा वर्ष पूर्व से। अब इसने क्या किया, अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में, शासनकाल के 10वें वर्ष में, 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की थी, बोध गया की यात्रा की थी, ठीक है। और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी, लुम्बिनी की यात्रा की थी। यहाँ पे इसने क्या कार्य किया, एक तो तीर्थ कर हटा दिया था, तीर्थ कर, जो तीर्थ कर था उसको खत्म कर दिया, यानी समाप्त कर दिया, तीर्थ कर समाप्त कर दिया। और एक जो राजस्व कर था वो नाममात्र कर दिया, राजस्व कर वो नाममात्र कर दिया था, वो था 1/8, वो था 1/8, ठीक है।
अब आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि ये जो वर्णन है ये हमें कहाँ से मिलता है, रूमनदेई स्तंभलेख से। रूमनदेई स्तंभलेख से हमें ये प्राप्त होती है जानकारी, ठीक है। और ये जो रूमनदेई स्तंभलेख है वो पड़ता है नेपाल में, वो पड़ता है नेपाल के अंदर। इसकी जानकारी किससे प्राप्त होती है, रूमनदेई। और ये जो स्तंभलेख थे ये द्वितीय स्तंभलेख थे, द्वितीय या लघु स्तंभलेख थे, या लघु स्तंभलेख थे, लेख था। तो ये अपने अशोक के बारे में अपने जानते हैं। अब जो अशोक था वो मैंने आपको बताया कि बौद्ध धर्म को मानता था, और बौद्ध धर्म की इसको जो शिक्षा दी थी वो दी थी निग्रोध ने। तो बौद्ध शिक्षा अशोक को किसने दी, बौद्ध शिक्षा ये दी थी निग्रोध ने। निग्रोध ने इसको पूरा मतलब उसके बौद्ध धर्म के प्रति इसको आकर्षित किया था, ठीक है। इसके बाद में इसका एक नाम मिलता है देव नाम प्रियदर्शी। ये अफगान अभिलेखों में मिलता है, अफगान अभिलेखों में मिलता है, ठीक है। कई किताबों में आपको दिव्य वदान या दीपवंश भी मिलेगा, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं है। अब बौद्ध अनुसूतियां थी जो, यानी बौद्ध ग्रंथ थे जो, बौद्ध अनुसूतियां, यानी अनुसूतियों का मतलब कही वही बात, यानी कह के जो बात फैल जाती है या बात कहते हैं अपने, वो अनुसूतियां कहलाती हैं। बौद्ध अनुसूतियों के अनुसार जो अशोक के 99 भाई थे, 99 भाई, और इनकी हत्या करके अशोक राजा बना था, अशोक राजा बना था, अशोक राजा बना था, ठीक है। इसके बाद में जो है वो जो है कि इसने कुछ स्तूपों का निर्माण करवाया था, स्तूपों का निर्माण करवाया था, और वो स्तूपों का निर्माण करवाया था इसने 84,000 स्तूपों का। तो ये 3 शासक थे अपने मुख्य। अंतिम जो शासक पूछा जाता है, अंतिम शासक वो था बृहद्रथ, और इसकी हत्या की थी पुष्यमित्र शुंग ने, पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर दी थी, ठीक है। 184 से 185 ईसा वर्ष में, और शुंग वंश की स्थापना की थी इसने। तो ये था अपने मौर्य वंश का राजनीतिक जीवन। पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।